कीव्सकाया स्टेशन तक पिछले वीडियो में हम पहुंच गए थे और आज यहीं से शुरू होता है मेरा मॉस्को का सबसे खूबसूरत सफ़र। रिवर क्रूज, क्रेमलिन व्यूज़, रेड स्क्वायर की एनर्जी और अरबत स्ट्रीट का वाइब। ये है पीछे कीव्सकी स्टेशन। यहाँ से सबर्बन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं किसी किसी रूट के लिए। यहाँ पूरा एक हब है ट्रांसपोर्ट का। ऑब्वियसली बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पे हब होता है। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है आपको एक यूनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाना जो दुनिया के किसी शहर में मैंने ना देखा है ना सुना है। अभी चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये पीछे जो बोट्स देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक बोट्स हैं। वीकेंड होने की वजह से वेटिंग है लगभग 1 घंटे की। मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि वेट करूँ कि नहीं करूँ, बट इसकी खासियत ये है कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पे नहीं चलती है, बैटरीज पे चलती है। फुली एयर कंडीशनड है, काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारे वीडियो देखे तो इच्छा है मेरी अंदर जाने की, बट 1 घंटे की वेटिंग थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रहा है। वीकेंड होने की वजह से बहुत भीड़ है, गार्ड ने बताया जैसा मुझे। और रेगुलर क्रूजेज़ भी यहाँ से चलती हैं। 1000 में क्रेमलिन तक जाना और 1400 में क्रेमलिन जाके वापस आना, वो भी एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे नहीं आ रहे तो शायद इतनी भीड़ ना मिले। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि जो ट्रोइका कार्ड है उससे यूज़ करके आप इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा इसको साइट सीइंग क्रूज़ की तरह भी लोग यूज़ करते हैं। ये टाइमिंग संग है 2:55, 3:20, लगभग 20-20 मिनट पे एक बोट है। और फिली पार्क करके कोई जगह वहाँ तक जाती है कीव्सकी से। किराया 100 से 120 के बीच में। 1 घंटे की वेटिंग पहले कार्ड ने बोला, बाद में पता चला 2 घंटे की वेटिंग है। पैसे लग रहे थे 150 रूबल। अभी एक साइट सीइंग क्रूज़ है, यहीं से चल रही है, और पहले बोला 1200, फाइनली दिया 800 में। यहाँ से क्रेमलिन तक का क्रूज़ है ये। बेस्ट ठंडी ठंडी हवा खाइए और क्रूज़ का मज़ा लीजिए। इस बोट में 2 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर ओपन, एक नीचे ठंड से बचने के लिए एयर ब्लॉक वाला सेक्शन है। लेकिन रिवर क्रूज का फ़ायदा क्या है? ठंडी हवा में बिना किसी शीशे के अवरोध के अगर आप शहर के नज़ारे ना देखें। शुरू में आया तो सिर्फ एक स्वेट शर्ट पे आया था, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि भैया पहन लो तो बेहतर है। जैकेट निकाल के पहन लिया, तब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठंड है काफ़ी, अभी भी डबल डिजिट में है, बट रात होते होते सिंगल डिजिट हो जाता है। 11-12 डिग्री टेम्परेचर है अभी। अगर आप मुझे हमेशा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे रिवर क्रूजेस बहुत पसंद है। एक्चुअली बेस्ट तरीका होता है नदी के बीच से किसी भी शहर को देखने का। सारे नज़ारे आपको मोटा मोटी दिख जाते हैं। ये रिवर क्रूज भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत सुंदर है। फॉल कलर्स, कई बार बोल चुका वीडियो में, फॉल कलर्स पेड़ों पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऑसम, अमेजिंग। ये पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं लुझनिकी पार्क। ये भी बहुत फेमस, बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है लोकल्स के बीच में। यहाँ नदी के किनारे से केबल कार चलती है, दोनों साइड से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। रिवर क्रॉसिंग के लिए केबल कार यूज़ करते हैं। ऊपर वहाँ से जाके फिर बढ़िया सा नज़ारा आता है शहर का। लुझनिकी पार्क मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मॉस्को आएंगे तो इसको भी अपनी आइटनरी में रख सकते हैं। और रिवर क्रॉसिंग के लिए जिप लाइन भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ केबल कार ही नहीं है, फन एक्टिविटी। ब्रिज पे बना है मेट्रो का स्टेशन। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, मैप थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आता है। जो मुझे समझ में है यही है असली वाला मॉस्को सर्कस। नकालों से सौदा, इनकी कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं है। बहुत फेमस है और लोग बोलते हैं कि मॉस्को आ रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड, एक बार देखिए। मेरी भी कोशिश रहेगी आज का शो पकड़ पाता हूँ या फिर कल का शो पकड़ता हूँ, पर पूरी कोशिश होगी कि एक बार रशिया में रशियन सर्कस दिखाऊँ ज़रूर आपको। मॉस्को आए 24 घंटे से ऊपर हो गए, पहली बार मैं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ देख रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं बना के रखी हुई हैं, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। मॉस्को दुनिया के बड़े शहरों में एक लौता ऐसा शहर है जहाँ पे ग्रीनरी जो है 40% से ज़्यादा है। जब से हम लोग चल रहे नदी के किनारे किनारे,
आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही दिखाई दे रहे होंगे, और पेड़ों की बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत सारे पेड़, बहुत हरियाली है। यहाँ पे नदी के अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ तो बनाने की कोशिश हो रही है, समथिंग इंटरेस्टिंग। लगभग आधे घंटे की क्रूज़ के बाद हम लोग पहुँच गए शहर के हार्ट में, रेड स्क्वायर के पास। और सारी बिल्डिंग यहाँ पे एक से एक आलीशान पुराने ज़माने वाली, रेड ब्रिक वाली। ये मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, रेड कलर की वॉल बनी हुई है, अंदर कुछ गोल गोल गुंबज बने हुए हैं। ये है मॉस्को का लैंडमार्क, रशिया का लैंडमार्क, क्रेमलिन पैलेस। ठंड तो एक्चुअली हो गई है, लेकिन नदी के अंदर कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। कल वाले वीडियो में मैं इसी एरिया में था, रेड स्क्वायर के पास। आप लोगों ने देखना मिस किया तो लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं वापस से आऊँगा इस एरिया में दिन की रोशनी में देखने और दिखाने के लिए, तो वापस आ गया क्रूज़ पकड़ के। बहुत बढ़िया क्रूज़ यार, आना तो कर लेना, मज़ा आएगा। स्पेशली जो लास्ट का स्ट्रेच है, जब आप रेड स्क्वायर के पास पहुँचते हो ना, बहुत मस्त लगता है। और बहुत सारी क्रूजेज़ है यहाँ पे, डिनर विनर वाली भी है। जैसे ये देखिए, एक ये रेडिसन की दिख रही है। डिनर क्रूज 3-3.5 हज़ार की होती है ऑनलाइन, जो मैंने चेक किया था। रेगुलर क्रूज़ 1200 बोला था, 800 में दिया जैसे मैंने बोला। मैंने अपने फेलो पैसेंजर से पूछा भी, तो उन्होंने कंफर्म किया हाँ 1200 ही लिया है। अपेरेंटली मुझे डील अच्छी मिल गई। आपको अगर चलने का बहुत मन नहीं तो ये भी बहुत जगह मैंने देखा है। यहाँ QR कोड लगा हुआ है, अपने यांडेक्स ऐप से स्कैन कीजिए और लेके निकल पड़िए। जहाँ भी स्टैंड दिखे वहाँ खड़ी कर दीजिए। चलती कैसे मुझे वही नहीं पता। ये फ्रेम मुझे बड़ा बढ़िया लगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न एक ही फ्रेम में एक साथ। पीछे वो जो ऊँची ऊँची बिल्डिंग दिख रही है ना, उसको ये लोग बोलते हैं मॉस्को सिटी। और इधर जो ट्रेडिशनल, ये है रेड स्क्वायर क्रेमलिन। जिस पार्क में है उसका नाम है जारिया डाय पार्क। पढ़ के ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लिख दूंगा। इसको फ्लोटिंग ब्रिज बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई पिलर नहीं है, लास्ट पिलर उधर ही है। पिछले वीडियो में मैंने ये सब दिखाया था आपको, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेकिन रात की रोशनी में पता नहीं चल रहा है कि कितना बढ़िया काम किया गया है फ्लोरिकल्चर का, है ना सुंदर। सैटरडे शाम को जितनी भीड़ है, ये देख के लगेगा आपको कि कितनी पॉपुलैरिटी है। ये देखिए, कल रात को आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, काफ़ी खाली था, रिलेटिवली काफ़ी खाली था। और अभी बहुत सारे लोग, जो भी इधर आता होगा एक चक्कर मार ही लेता होगा। ये फ्लोटिंग ब्रिज का सबसे एक्सट्रीम एंड। यहाँ इसके नीचे कोई पिलर नहीं, हवा में तैर रहा है। और यहाँ से 360 डिग्री व्यूज़ कुछ ऐसे हैं, ये देखिए। मॉस्को घूमने आ रहे होंगे, एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है चलने के अलावा। 2-3 किलोमीटर पार्क के अंदर ही चलना है, तो चलिएगा। अभी पार्क से जा रहे हैं रेड स्क्वायर की तरफ। काफ़ी वॉकिंग है। चाइना में दिखाया था ना, यहाँ रशिया में भी रोबोट भाई साहब कॉफ़ी बना रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है रोबोट से चाय कॉफ़ी बनवाने के लिए। खाली रहता तो मैं भी बनवाने की सोचता,
इतनी लाइन लगा के रोबोट से कौन कॉफ़ी बनवाएगा। स्टेज बनाया हुआ है, 3D बिलबोर्ड सा लगा रखा है कुछ तो। 3D बिलबोर्ड तो चाइना और जापान में काफ़ी सारे देखे, पर ये वाला थोड़ा अलग सा है, गोल सा। कैमरे पे शायद उतना पता चले ना चले, पर है काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसका नाम है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, रेड स्क्वायर में। अभी बज रहा है सिर्फ 4:45, ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज गए। दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसको 1561 में बनवाया था सार इवान द टेरिबल। टेरिबल क्यों बोलते हैं, रिसर्च नहीं कर पाया, आप करके कमेंट में बताइएगा। 1561 का स्ट्रक्चर है ये, और मॉस्को का आइकॉनिक लैंडमार्क। अंदर अगर खुला है ऑप्शन देखने का, अंदर से दिखाता हूँ। ऐसा है कुछ यहाँ रेड स्क्वायर का माहौल। अगर आप मॉस्को में एज ए टूरिस्ट आए तो इस जगह पे आए भी ना, आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होगा। आइएगा ज़रूर रेड स्क्वायर मॉस्को। यहाँ पे टिकट प्राइसेस देखिए, पहली बार लगा डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग लोकल और फॉरेनर्स के लिए। 700 रुपये ऊपर है, 700 रूबल रशियंस के लिए, नीचे फॉरेनर्स के लिए 2000 रूबल। मैं 2000 दे के अंदर से देखने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। आप लोग आइएगा, आपको मन होगा तो देख लीजिएगा। बाहर से खूबसूरती निहार लीजिए, वही काफ़ी अच्छा है। मॉल देख लीजिए। पाँच बज गया, 5 बजने का घंटा बजा 5 बार। आवाज़ आ रही है आपको? 3 4 5। कल जब मैं इधर आया था थोड़ा कंफ्यूज है कि जगमगाई हुई सी बिल्डिंग है क्या। अभी पता चला है इसका नाम है गम मॉल। मॉल है पूरा, और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत पुराने ज़माने का मॉल है, और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर पैलेशियल टाइप का। इसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए। वहाँ कोने से शुरू हो रहा है और इस कोने तक, और उधर गहराई भी है। वाह, तबीयत खुश हो गई घुसते ही। कुछ तो अलग सा है। इसके अंदर घुसने पे मुझे सिडनी का जो क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग है उसकी याद आई। बढ़िया पैलेशियल वाला, जो पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग हो, तो इसी तरह का ये मॉल है जिसका नाम है गम मॉल। काफ़ी सुंदर। नीचे इस फाउंटेन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो देखिए लाइन लगी हुई है दोनों साइड में, एक इधर और एक उधर। ये रहा पीछे मॉल का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, और ऐसे ओपन एयर में थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। कुछ दुकानें दूसरी बिल्डिंग में भी, उसके सामने, मॉल के सामने। दिन भर से बारिश नहीं हुई, ड्रिजलिंग नहीं हुई, थैंकफुली पूरा दिन बीत गया, लेकिन अब ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। और मैं बोला था हिस्टोरिकल सा मॉल है, एक्चुअली हिस्टोरिकल है। 1893 में बन के तैयार हुआ था ये मॉल। कॉफ़ी यहाँ रशिया में, मॉस्को में इन जनरली थोड़ी महंगी है। ये छोटा सा कप है, स्मॉल कप, 590 रूबल का लाते। चाइना में सब कुछ सस्ता था, यहाँ 250 से 750 तक की कॉफ़ी पी चुका हूँ। सुबह से घूम रहा हूँ मेट्रो में, पहली बार इतना खाली देखा कि सिर्फ 2-4 लोग ही हैं, वो भी शाम के 7 बजे। हालांकि ट्रेन में काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। वहाँ गम मॉल में बैठ के गम गलत कर रहा था कॉफ़ी के साथ, काफ़ी टाइम बिताया। फिर अंडरग्राउंड टनल सिस्टम में एक मॉल था, मॉल में गया, बेल्ट खरीदा, एक टी शर्ट खरीदा, उसके बाद वापस से मेट्रो पकड़ा, और अभी आप लोगों को लेके चल रहा हूँ अरबत स्ट्रीट नाम के एक बहुत ही हैपनिंग स्ट्रीट पे, जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी नाइट लाइफ और वहाँ की वाइब्स के लिए।
ऐसा लगता है 100 मीटर खोद दिया है नीचे। क्योंकि मेट्रो स्टेशन की खूबसूरती की कितनी भी तारीफ कर लो, लग रहा है कम ही पड़ेगा। देखिए जरा, मैं पहुंच गया फेमस अरबत स्ट्रीट पे। 1 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है, बहुत फेमस, मॉस्को की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट है ये, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। एक है वेस्टर्न एंड, जिस स्टेशन से मैं आया, नाम मैं अभी भी बोल नहीं पाऊँगा, और दूसरा है ईस्टर्न साइड। एक और स्टेशन पहले पड़ा था अरबत का है, तो दोनों में से किसी स्टेशन पे आप उतर के एक साइड से दूसरे साइड तक इस स्ट्रीट को देख सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट लिए हुए ना किसी कंट्री में मेरा काम चलता नहीं है। मेटल वाले यहाँ थोड़े महंगे हैं, 400 के, 300 के। और इधर ये रशियन डॉल वाली मैंने ली, 150 की है। चीपर ऑप्शन भी है 50 के, पर मज़ा नहीं आ रहा है। ये 5 गुड़ियों का सेट है, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये भी नहीं। अच्छे हैं सोवेनियर के ऑप्शन यहाँ पे, काफ़ी सारे सुंदर सुंदर है, पर 20,000 तो बहुत ज़्यादा होता है भाई। मिनिएचर वाले बेसिल कैथेड्रल भी काफ़ी अच्छे हैं, पर टूट जाएंगे घर जाते जाते। रेड स्क्वायर बेसिल कैथेड्रल, ये ले लिए 3-4 सोवेनियर, एक पेन और एक फ्रिज मैग्नेट। अच्छा है, वेस्टर्न एंड पे घुसेंगे तो घुसते ही शॉप है सोवेनियर की। लोग बोलते हैं बड़ा हैपनिंग स्ट्रीट है, मुझे बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। सैटरडे इवनिंग है, 7:30-8 बज रहा है। सैटरडे इवनिंग में भी लोग नहीं आए हैं, कब आएंगे? कि ऐसा तो नहीं मैं बहुत जल्दी आ गया। फेमस तो होगा क्योंकि इतनी सारी सोवेनियर शॉप है, चौथी पांचवी दिख सकी। मुश्किल से मैं 100 मीटर चलाऊँगा और चौथी पांचवी सोवेनियर की दुकान दिखी। फेमस तो होगा। बारिश हो रही थी शायद, इस वजह से थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। अभी बारिश बंद हुई है, पब्लिक शायद आ रही होगी। आपने स्टारबक्स कॉफ़ी हर जगह देखी होगी, मॉस्को में देखिए स्टार्स कॉफ़ी। वही हर जगह कुछ तो रिनोवेशन रिस्टोरेशन टाइप हो रहा है, जिसकी वजह से बीच में कवर करके रखा है। इससे थोड़ी सी और इसकी चमक धूमिल हो जा रही है। दिन में कढ़ाई पनीर चावल रोटी खा चुका था, इसलिए सोचा रात को कुछ अलग खाऊं। अलग में इटालियन ही बसता है। एक इल पिज़ियोला करके जगह है, इनके रेस्टोरेंट के मेन्यू में देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है वेजिटेरियन में, मंगाऊंगा खाऊंगा। लोगों की ठंडी का ख्याल रखने के लिए सारे ही चेयर्स पे एक एक शॉल रखी हुई है, अगर आपको ठंड लगे तो शॉल ओढ़ लीजिए। अभी तो टेम्परेचर है 10 डिग्री, लेकिन जब ये और गिरता होगा तो शॉल की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये आ गया मेरा पास्ता, इसको कुछ तो बोलते हैं पापड़ डेले करके। ये मेरा पास्ता आया बेक्ड वेजिटेबल के साथ, बोलते हैं पापड़ डेले। अच्छा है टेस्ट में, एक्चुअली उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा है। पेपर डेल वाला जो पास्ता का वैरायटी, ये कभी ट्राई नहीं किया था पेने और फ्यूसिली के अलावा। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पास्ता के शेप से, लेकिन टेक्सचर वगैरह देखने में मज़ा आ रहा है, खाने में मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी चहल पहल हो गई है। डिनर में काफ़ी मज़ा आया, पास्ता बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा प्राइस हाई साइड पे था, 350 का कोक और कुछ 650 का पास्ता था। टोटल मिला के हुआ 1000, उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया, टोटल 1200 का बिल था। पर पैसे डूबे नहीं, मज़ा आया खा के। यहाँ पे एक लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं, अभी खाली हो गया है। एक ही ऑप्शन है, ये ब्रेड टाइप की चीज़ ले सकते हैं, केक वगैरह ले सकते हैं। सोच रहा था ब्रेकफास्ट का जुगाड़ कर लूँ, यहाँ से क्रोइसॉन ले लेता हूँ। यहाँ पे ब्रेड्स की काफ़ी सारी वैरायटी है, 41 से शुरू है। इतने बड़े लोफर में क्या ही करूँगा, छोटा वाला ले लिया। होटल में ब्रेकफास्ट आला कार्ट मिल रहा था, बुफे नहीं था, तो ये सारा ब्रेकफास्ट का सामान उठा लिया सुपरमार्केट से। 530 रुपये का सुबह ब्रेकफास्ट इन्हीं सबसे होगा। चीज़ है, ब्रेड है, क्रोइसॉन है। जब मैं यहाँ पहुँचा था तब तो काफ़ी खाली खाली माहौल था, लेकिन धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, अभी काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। अब लग रहा है कि फेमस स्ट्रीट है ये। मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था ना कि ठंडा ठंडा लग रहा है, मौसम आज ठंडा ठंडा नहीं, जनरली ठंडा ठंडा लग रहा है। लोग नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा बिल्डअप हो गया, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं इंजॉय करने के लिए सैटरडे नाइट अरबत स्ट्रीट पे। ये देखिए रोबोट भाई साहब कहाँ जा रहे हैं।
ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है अरबत स्ट्रीट पे, ताजमहल करके। एक रेस्टोरेंट पीछे भी था, स्पाइस करके शायद, अगर मुझे करेक्टली याद है। एक ही है ताजमहल। अरबत स्ट्रीट पे आपको 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे अगर आपको इंडियन खाना खाना है। तो पिछले साइड पे आया था, उधर थोड़ी कम लाइवली लग रही थी स्ट्रीट। ये जो अरबत स्काई वाला स्टेशन की तरफ जो मार्केट है वो ज़्यादा एक्टिव है, लाइव है। ये लिखा है आई लव मॉस्को रशियन में, ये तो अभी पढ़ लेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट्स तो 2 देखे, लेकिन टर्किश बहुत सारे हैं। कम से कम 6-7 टर्किश रेस्टोरेंट देख चुका हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट हैं, जब बैठ जाइए तो आपके स्केच बना देंगे। 5 से 10 मिनट में उनका कहना है। वो है पीछे अरबत का मेट्रो स्टेशन। और इसके सामने ही है लैंडमार्क टी पॉट, पीतल की बड़ी सी चाय की केटली है लैंडमार्क अरबत स्ट्रीट की। तो जब भी आइएगा इधर से आइएगा। इधर ज़्यादा एक्शन और लाइवली दिखा मुझे। जिस साइड से मैं आया था वो थोड़ा सा बोरिंग और डल था। आज के वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें मॉस्को में बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा आपसे मॉस्को से कुछ नया लेकर। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।